हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th क्लास की थीम 1 की बुक को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जो कि आपको दिख रहा है थीम 4 मतलब चैप्टर 4। बुक का नाम थीम 1 है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बुक है। इस चैप्टर के अंदर जैसा कि टॉपिक से आपको दिख रहा होगा, एक हिंट मिल गई होगी आप सभी को, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स। हम लोग बेसिकली यहाँ पर दोस्तों 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सीई तक, आप ऐसा कह सकते हो पूरा का पूरा लगभग एक एरा को हम लोग डिस्कस करेंगे, बीसी से लेकर एडी तक, एनो डोमिनेट तक। और मैंने आपको बताया था कि ये क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजीज होती है, तो हम लोग बीसीई बिफोर कॉमन एरा एंड सीई कॉमन एरा हम लोग कहते हैं। तो लगभग 1000 साल की जर्नी हम लोग देखेंगे। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, ये चैप्टर है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में मेजरली। जितने भी आप में से जो लोग हैं, अंबर आप हो या कोई भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करने वाला पर्सन है, आप देखोगे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के छुपे छुपाए जो क्वेश्चंस हैं ना, जो टर्म्स हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से पिक करी गई हैं। और 2018 से लेकर यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है इस बुक के इस चैप्टर को पिकअप करने में। यहाँ से पॉइंट्स चेरी पिकिंग करे जाते हैं, चुन चुन के उठाती है यूपीएससी और यहाँ से क्वेश्चन बनाती है। 2019 का जो महायान और हीनायान का जो क्वेश्चन था, महायान का क्वेश्चन था बेसिकली वो डायरेक्टली आपको पूनम दलाल दहिया में भी देखो हिंट होने पे आपको मिल सकती है, लेकिन एक ना टर्म यूज करी गई थी, वो अंग्रेजी बहुत खतरनाक थी। उसका बगल में जब हिंदी अनुवाद था ना, वो भी बहुत खतरनाक था। ना हिंदी के बच्चे समझ पा रहे थे उसे, ना इंग्लिश के बच्चे समझ पा रहे थे उसे। वो सिर्फ इसी बुक से उठाया गया था, डायरेक्टली वो लाइन उठाई गई थी। और अगर बस वो कोई लाइन जानता होता तो वो आराम से वो क्वेश्चन कर लेता। ठीक है, तो आराम से सुनना इसको, बहुत पेशेंटली सुनना। बस ये मत सोचना कि आपको बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बहुत कुछ पता है तो आप ये कर लोगे चैप्टर। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि और किसी बुक में, आपको स्टैंडर्ड बुक में देखने को नहीं मिलेंगी। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये एक सांची से एक स्क्रिप्चर में पैनल है, 3 शेर आपको दिख रहे हैं, वहां से लिया गया है। सांची कहां पर है? सबसे बेसिक क्वेश्चन मुझे ये बता दो, जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम एक लंबी जर्नी देखेंगे अंबर, लगभग 1000 सालों की। और उसमें हम ये देखेंगे कि कुछ कुछ जो फिलोसफर्स जो भारत की धरती पर पैदा हुए थे और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी दुनिया को समझने के लिए, और उन्होंने लोगों को यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, स्पेशली भारत की धरती पर, कैसे लोगों को समझाया, क्या करा। शुरू में जब वो लोग जिंदा रहे, वो फिलोसफर्स जैसे वर्धमान महावीरा, गौतम बुद्धा, उन्होंने जितनी भी बातें करी वो ओरल फॉर्मेट के अंदर करी। जीते जी उन्होंने अपनी कभी भी टीचिंग्स को कंपाइल नहीं करवाया बुक फॉर्मेट के अंदर। जब उनका देहांत हो गया तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको कंपाइल करना शुरू करा। ठीक है, तो उसको कंपाइल करने के लिए कुछ काउंसिल मीटिंग्स होती थी। मिसबा पता होगा ना, बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग्स होती थी, जैसे अजातशत्रु ने करवाया, अशोक ने करवाया, काल अशोक ने करवाया। तो ऐसे कुछ मीटिंग्स होती थी जिसमें सारे के सारे जो उनके टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अंबर गौतम बुद्धा के टाइम पर जो उनके फॉलोअर्स रहे होंगे, जैसे ये चैप्टर आपको बताएगा, गौतम बुद्धा का एक राइट हैंड था, उनका सबसे प्यारा स्टूडेंट था आनंद कहते हैं वैसे इसको। आपको पता ना कि हम लोग थोड़ा सा जो संस्कृत टर्म्स होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, हम लोग रामायणा, महाभारता, अर्जुना ऐसे करके लिखते हैं, वो ए लग जाता है। बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रामायण, महाभारत, अर्जुन और ऐसे करके, है ना। तो ये आनंद इनका बहुत एक परम फॉलोअर था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा डिसाइपल था गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध की डेथ के बाद जितने भी लोग उनके साथ उस जमाने में रहे थे, या फिर जिन्होंने सुना था, उनके एरा को देखा था, समझा था, उनकी टीचिंग्स को भली भांति जाना था, उन सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। बेसिकली उन मंक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो इन मीटिंग्स के अंदर उन सारे के सारे टीचिंग्स को कंपाइल करवाएंगे। ठीक है, तो जब कंपाइल हो गया तो उसके रिटन टेक्स्ट आ गए, और रिटन टेक्स्ट के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें, बुद्धा के बर्थ की कुछ बातें, कुछ उनके जीवन काल की घटनाओं को बड़े सारे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिनोट करा गया। कभी कभार बुद्धा जो चीज़ यूज़ करते थे, या बुद्धा के शरीर के कुछ कुछ चीज़ें, जैसे नखून हो गए, हड्डी हो गई, उनके एक बाल हो गया, उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके, जैसे कि अलग अलग धर्मों में होता है कि किसी ना किसी एक महान गुरु का रेलिक बनाकर उस पर मजार बना दी जाती है। ठीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिस पे लोग माथा टेकने आते हैं। तो ऐसे ही जो
बुद्धिज्म ट्रेडिशन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्तूप या स्तूपा। अंबर ये सब थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा हिंट तो होगा इन सब टर्म्स के बारे में, है ना। टोटली नया तो नहीं है ना, कुछ भी अगर सर के ऊपर से जाए तो प्लीज आस्क मी। लेकिन मैं ये चैप्टर ऐसे ही करवाऊंगा कि जिसने आज तक कभी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म नहीं पढ़ा, ठीक है, ये अभी एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, एनेक्डोट चल रहा है, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है अभी हमारा, ठीक है। ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये जो थिंकर जब पैदा हुए, इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था अर्पित कि वो एंड्योरिंग रहा। एंड्योरिंग का मतलब दोस्तों होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो उसको कहते हैं एंड्योरिंग, ठीक है। इन थिंकर्स जो भी पैदा हुए, ये महान पुरुष जो पैदा हुए, इनका बेसिकली जो ऑरा था, जो इनकी टीचिंग्स थी, उस टीचिंग्स का ऑरा कुछ ऐसा रहा जो आज तक लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है, क्योंकि लोगों ने उस चीज को समझा और जब अप्लाई करा उनकी टीचिंग्स को, तो उनकी जिंदगी के पहलू बदल गए, उनकी जिंदगी के नुमाइंदे बदल गए। हम भी जानेंगे कि ऐसी क्या टीचिंग्स थी, वो ऐसा क्या ही बोल दिया था इन्होंने, ऐसा क्या ही सिखा दिया था कि लोगों के जीवन का अस्तित्व ही चेंज हो गया था, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। वो भी देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर राइटर आपको ये कह रहा है एक बार कि ये जितने भी थिंकर्स या इनकी जो टीचिंग्स थी ना, ऐसा नहीं था कि आइसोलेशन में डेवलप हुई, बड़े सारे ट्रेडिशन सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। एग्जिस्ट ये इस लाइन का मतलब दोस्तों बेसिकली ये है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ठाकुराइन कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म या गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे। हिंदुस्तान में जिस टाइम पर वर्धमान महावीर जिंदा थे, तो उस टाइम पर आगे पीछे कभी भी करके गौतम बुद्ध भी जिंदा थे, बोल सकता हूं मैं ऐसा? क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जिस टाइम पर बुद्धिस्ट टीचिंग्स फैल रही थी उसी टाइम पर जैनिज्म टीचिंग्स भी साइमल्टेनियसली प्रोपोगेट हो रही थी? हाँ, इसलिए बोला गया है। अंबर ये वाली लाइन समझ गए? अब इसका मतलब ये है कि ये ना आइसोलेशन के अंदर डेवलप नहीं हुए थे, ये मतलब जो मैंने अभी आपसे पूछा, ठीक है। तो बड़े सारे डिबेट्स एंड डायलॉग्स ना एक दूसरे के साथ ही चल रहे थे। अगेन बात ये थी, ये जो एरा था ना, ये 1000 साल का जो टाइम पीरियड था, इस एरा की अंबर ब्यूटी यही है दैट ये जो डिबेट्स एंड डायलॉग्स जो कि होते थे इन महापुरुषों के बीच में, या जो टीचिंग्स प्रोपोगेट होती थी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं थी एक दूसरे से। बस ये वो वाली बात है कि जैसे मतलब मान लो मैं कुछ 99% जानता हूं, तो आपकी भी थिंकिंग को रिस्पेक्ट करते हुए आपसे भी अगर मुझे जीवन में कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आई विल बी अ पर्सनैलिटी हु इज 100% कंप्लीट। 99% मुझे नॉलेज थी, 1% मैंने आपकी अच्छी बातों को भी बोरो कर लिया। तो समझ गए शाइनी? ये कह रहा है ऐसा है जहां पर डिबेट्स एंड डायलॉग्स एक दूसरे के ऊपर कंफ्लिक्ट पैदा नहीं करती थी, बल्कि वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते थे। यहां पर बात उसकी नहीं हो रही कि धर्मगुरु सीखते थे एक दूसरे से कुछ ना कुछ। धर्मगुरु तो थे भी नहीं, पहली बात है ये फिलोसफर्स कहा जाता है इनको, थिंकर्स कहा जाता है। जो फॉलोअर्स थे इनके, वो भी दूसरे धर्मों से कुछ ना कुछ सीखते थे। क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों धर्मों की टीचिंग्स जो थी, जैसे इस टाइम पर वैसे तो उसको रिलीजन का टाइटल ही दिया गया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को, क्या इन दोनों रिलीजियस ट्रेडिशंस की जो भी टीचिंग्स थी वो काफी हद तक सेम थी? बेजुबान जानवर को मत मारो, पीसफुल रहो, एग्रेशन मत दिखाओ, अपने अंदर झांक कर देखो दुनिया को, है ना? ऐसी बातें करी ना दोनों ने, ये चीज है। ओके, अब हिस्टोरियंस ना अंबर कुछ कुछ सोर्सेस को देखते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ना ऐसी दुनिया के बारे में जान सके। भाई दुनिया मतलब ऐसा नहीं है कि हम ट्रैवलर्स वाले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं और पूरी दुनिया के बारे में। दुनिया मतलब देखो, यहां पर दुनिया वर्ड का मतलब ये है, जैसे अंबर आपकी एक दुनिया होगी, जैसे कहते हैं ना कि आप एक अपनी दुनिया में खोए हो, आप हमेशा कभी मेडिटेशन नहीं करी आपने, आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, आपको दूसरे से बहुत मतलब है, आप घंटों घंटों बैठ के रील्स देखते रहते हो, कभी अपने अंदर भी झांक कर नहीं देखा आपने कभी, तो यानी कि यू आर लॉस्ट इन द आउटर वर्ल्ड। इस दुनिया के बियॉन्ड एक और दुनिया है जो कि आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब ये थोड़ी सी बात फिलोसफिकल नहीं है शाइनी? बताना जरा, फिलोसफिकल है ना ये वाली बात? और ये फिलोसफिकल बात क्यों है? क्योंकि ये लोग कौन थे? ऊपर देखो येलो कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है, ये फिलोसफर थे, तो बातें भी ऐसी होती थी। लेकिन इनकी बातों में ना दम होती थी। आपको पता है फिलोसफी को कई लोग ऐसे बोलते मानते हैं कि जो अब करंट जनरेशन आ गई है कि अरे क्या फिलोसफी झाड़ रहे हो, सब बातें बेतुकी होती हैं। जबकि आप लोगों को मैं चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है वाली बात। दुनिया की सारी मेजर साइंसेस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ये सारी की सारी ओरिजिनेट हुई हैं, सारी की सारी फिलोसफी से। दुनिया की फर्स्ट मेजर साइंस है फिलोसफी, उसी से सारी के सारे साइंसेस के फील्ड डेवलप हुए हैं, सारे के सारे।
इतनी स्ट्रांग है फिलॉसफी। क्योंकि आप देखो ना, हर एक साइंटिफिक सब्जेक्ट का एक जो पहलू होता है वो एक बात पे पक्का अटक जाता है अर्पित आकर के, वो एक फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज को। साइंस कितनी एडवांस हो गई शाइनी, लेकिन क्या इस चीज को कोई भी साइंटिस्ट प्रूव कर सकता है क्या कि इंसान कैसे बने? नहीं ना। क्योंकि एक पॉइंट के बाद साइंस भी ये मानने लग जाती है देयर इज समथिंग जो कि बहुत कुछ हमारी बिलीफ पर भी एग्जिस्ट करता है, हमारे थॉट्स पर एग्जिस्ट करता है। इन्हीं चीज़ों को पकड़ते हुए एक बार के लिए हम विज्ञान को साइड हटाते हैं और फिलॉसफी को पकड़ते हैं। ये जो थिंकर्स के आइडियाज और जो बिलीव्स थे जो कि यूज़ करे गए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, यूज़ क्या करे गए मतलब बाद में कंपाइल करे गए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जैना टेक्स्ट में और ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट में, ठीक है। बाद में इसको इनकी कुछ कुछ नकाशी मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में भी बनवाई बड़े सारे रूलर्स ने, और उसी का एक बेहतरीन नमूना है सांची का स्तूप, सांची का स्तूपा, ठीक है, जिसमें आपको ये एक पैनल के ऊपर एक स्कल्पचर दिख रहा है, 3 शेर आपको दिख रहे हैं। आसपास आपको ये कुछ जाली वर्क टाइप ऑफ दिख रहा है जैसे कुछ बन रखा हो, ठीक है। अभी हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने 6th क्लास में भी बताया था, तो अंबर ये वाली बात आपको भी बताना बहुत ज़रूरी है। एनालिटिकल क्वेश्चंस में आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा एनरिच करने के लिए। सवाल ये उठता है, ये चैप्टर जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, भाई हिस्ट्री तो इज ऑल अबाउट रूलर्स वॉर्स वगैरह, भाई ये हर जगह क्यों आ जाता है बुद्धिज्म जैनिज्म, इसका मैं क्या करूं? और मैं मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ता हूं तो भक्ति सूफी आ जाता है। भाई ये क्या है? ये मैं हिस्ट्री पढ़ने आया हूं, यहाँ मुझे फिलोसफी पढ़वाई जा रही है, वो क्या कह के गए, वो कह के गए मेडिटेशन करो, अपने अंदर दुनिया देखो। भाई दिस इज नॉट हिस्ट्री यार। ऐसे तो हर एक एरा में कोई ना कोई एक वो आदमी होता है, जब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो मुझे तो युद्ध बताओ ना, रूलर्स बताओ ना, सारी चीजें बताओ ना। अब देखो होता क्या है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इतिहास के अंदर अगर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से ही हम मान लें कि इतिहास शुरू हुआ है, ठीक है, हड़प्पा के बाद से लेकर, तो जितने भी आगे आगे चलते चलते जो रूलर्स आए, रूलर्स ने वॉर करा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सोसाइटी जो थी हड़प्पन टाइम से लेकर या प्री हड़प्पन टाइम से लेकर पीसफुल से होते होते जो भारत की धरती थी या दुनिया थी, जैसे मतलब मान लो वो डिस्ट्रक्टिव होती चली गई? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जैसे जैसे वक्त जमाना आगे बीतता चला गया प्री हिस्टोरिक एज से लेकर दुनिया पीसफुल से डिस्ट्रक्टिव होती चली गई? क्योंकि जैसे जैसे इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नई नई इन्वेंशंस और इनोवेशंस करी, तो उसने आज तक शायनी इतिहास के अंदर इतिहास गवाह है कि यही सोचा है कि मैं सामने वाली पार्टी को कैसे ध्वस्त कर दूं, उसको मिट्टी में मिला दूं और उसकी सारी प्रॉपर्टी और सारी चीजों पे कब्जा कर लूं। बोलो। अमर कह सकते हैं कि सोसाइटी पीसफुल से डिस्ट्रक्टिव होती चली गई अर्पित ठाकुराइन, है ना? बिल्कुल। अब होता क्या अर्पित, मैं आपको एक यूनिक चीज बताता हूं उन लेक्चर्स में, क्योंकि आप थे नहीं, और अंबर आप भी सुनो, शाइनी आप भी सुनो। बात ये है अंबर, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन अर्पित ये वाली बात है, फैक्चुअल है, ठीक है, प्रूवन है। जब भी धरती पर ना बोझ पड़ता है ना, जब भी धरती पर बोझ बढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान है ना वो किसी ना किसी रूप में एक अवतार लेकर आते हैं दुनिया में। अब भगवान अगर अपने अवतार में आ जाए तो इंसान की तो फट जाएगी अर्पित, है ना? तो वो किस रूप में आते हैं? ह्यूमन बॉडी, इंसान के रूप में आते हैं। और वो ना जो बर्थ लेते हैं ना, जिस जगह पर पाप का घड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वो अलग अलग कोनों के अंदर अलग अलग नेशंस में, अलग अलग नेशंस में, अलग अलग रीजन्स में जाकर बर्थ लेते हैं वो। अब आपको सुनकर ये वाली बात लगी कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो हिस्ट्री के लेक्चर में, आप ये पता नहीं क्या बताया जा रहे हो भगवान और इनका कंसेप्ट। देखो अंबर, 6th सेंचुरी बीसी का जो एरा था, 6th सेंचुरी बीसी का जो एरा था, यहां पर एक महापुरुष ने बर्थ नहीं, और सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, अलग अलग जगह पर बर्थ लिया। जैसे अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर अभी आगे बस डिस्कस करेंगे, कन्फ्यूशियस इन चाइना, जोरोआस्ट्रियन इन ईरान, वर्धमान महावीरा इन इंडिया, सिद्धार्थ एस गौतम बुद्ध इन इंडिया। ऐसे बड़े सारे लोग ना 6th सेंचुरी बीसी के अंदर बर्थ ले रहे थे। अब मुझे एक बात बताओ जरा, मिसबा एक बात बताना मुझे, जैद एक बात बताओ कि
अगर ये लोग ऐसे ही लोग होते कि ज्ञान तो हर कोई पेलता है, जैसे एक बार बताओ, मैं भी तो आपको कुछ ना कुछ एक ज्ञान ही दे रहा हूँ किताब का। मैं भी तो आपको ये चीजें बताता हूँ कि नॉनवेज मत खाओ, मेडिटेशन करा करो, पूजा पाठ करा करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का काटना मत कभी। मैं भी तो बताता हूँ ये वाली बातें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इनकी बताई हुई बातें अगर अर्पित फालतू होती, या अगर ये सच में अवतार नहीं होते भगवान का, तो इनकी टीचिंग्स इतिहास के पन्नों में या उस धूल में मिट गई होती। आज तक पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का कोर रिलीजन क्या है बताओ सब लोग मुझे। क्या मानते हैं वो लोग? इस्लाम को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, किसको मानते हैं वो? बुद्धिज्म को। जबकि बुद्धिज्म सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर कहां से पनपा था, कहां से उगा था, कहां से प्रॉस्परस हुआ था, कौन सी धरती से? इंडिया। और यहां से होते होते वो कितना फैल गया। तो अर्पित, ये अंबर, बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? थोड़ी सी फिलोसफिकल बात। जब भी पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो भगवान आते हैं और लोगों को ना राह दिखाते हैं। देखो, कई लोग ना पूजा पाठ को कुछ भी समझते हैं कि भगवान से वो तो एक ना भीख भीख मांगने का तरीका है कि हम पूजा करेंगे और हमारे घर के बाद फरारियां लग जाएंगी। अगर आप साइंटिफिक रूप से देखो शाइनी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? पूजा पाठ बस एक ऐसा जरिया है कि अगर आप उसको बहुत बड़ा बड़ा नहीं मानते हो, मान लो किसी को यकीन नहीं है कि हम कितनी भी पूजा कर ले हमारा कुछ नहीं होता, जबकि होता है। मुझ जैसा इंसान अगर आज यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा सकता है, तो मैं तो मानता हूं कि भगवान होता है पक्का। बुद्धि होती है, सरस्वती माँ होती है। ठीक है। बिकॉज आई एम नथिंग, मैं किसी लायक नहीं था, और आज मैं यूपीएससी के अगर बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ तो कुछ पक्का कोई पावर तो है ही। ठीक है। बात यह है कि जो मैं आपसे पूछ रहा था, पूजा पाठ क्या एक ऐसा जरिया हो सकता है? या फिर पूजा पाठ भी छोड़ो, यहाँ पर जो इनको जो टीचिंग्स दी गई इन फिलोसफर्स के द्वारा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि शाइनी थोड़े टाइम इंसान पाप करने से बच जाएगा और अपने आप को सोचकर देखेगा, तो वो दूसरों का भी बुरा कम करेगा? क्या पूजा पाठ को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं? अर्पित, पूजा पाठ एक प्रकार से इंसान के अंदर डर तो जगाती ही है ना, कि मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरा बुरा हो जाएगा, मेरे फैमिली के ऊपर परिणाम निकलेगा। आज मैं किसी और का काट रहा हूं तो कल को मेरा भी कटेगा। लगता है ना? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो अति का राक्षस हो सकता है, उस राक्षस प्रवृत्ति की बुद्धि को रोकने के लिए ये टीचिंग्स और पूजा पाठ जरूरी होते हैं? बताओ, कह सकते हैं। अब अंबर सवाल ही उठता है, साला इनको मानेगा कौन और इनको बताएगा कौन? तो देखो, इन महापुरुषों ने जन्म जन्म लिया, लेकिन अंबर, अगर हम इसको रिफ्यूट करते, इस थ्योरी को रिफ्यूज कर देते कि भगवान अवतार नहीं लेते हैं ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में, तो अर्पित मुझे एक शांत दिमाग से एक बात बताओ, तो ये भी तो हो सकता था कि इंसान जो है इनको फॉलो करना बंद कर देते। ना कोई स्तूप जैसा वर्ड होता, ना बुद्धिज्म, ना जैनिज्म। आज भी इनके फॉलोअर्स हैं गली गली में जाके। अर्पित, आपके भी घर पे थोड़ी दूरी पर कुछ ना कुछ होगा जो मंक्स होंगे। अगर अर्पित आप और मैं हिमाचल प्रदेश जाएं, धर्मशाला जाएं, हमें मंक्स ही मंक्स देखने को नहीं मिलेंगे? बताना जरा। तो वो आज तक शाइनी जो 6 सेंचुरी बीसी से लेकर 2023 तक जो परंपरा जो फॉलो हो रही है, तो उसमें कुछ तो दम रहा होगा ना। और इन सब का क्या है? जैनिज्म कोई, बुद्धिज्म कोई नाम था क्या? बताओ जरा। ये तो दो महापुरुष पैदा हुए, उन्हीं की टीचिंग्स को तो आज तक चलाते हुए आ रहे हैं लोग अलग अलग फॉर्म में। बताओ ठाकुराइन, तो बताओ, ये थ्योरी को मानते हो कि नहीं मानते हो कि जब पापों का घड़ा भर जाता है तो इंसान, तो भगवान जन्म लेते हैं धरती पर? अब एक बात और, एक फिलोसफिकल बात और करूंगा छोटी सी। अंबर, चलो ठीक है, मान लो कि पाप का घड़ा भरा था, भगवान ने जन्म लिया और 1000 साल के लिए जो दुनिया थी, हिंदुस्तान जो था, सब कॉन्टिनेंट था, वो पीसफुल हो गया। 6 सेंचुरी बीसी से लेकर 6 सेंचुरी सीई तक, एडी तक पीसफुल हो गया। लेकिन मयूर, मुझे एक बात बताओ, इंसान क्या इतना अच्छा है कि एक बार उसको उसको कोई समझाकर चला जाए तो दोबारा कभी उस धरती पर पाप नहीं होगा या कोई भी दुराचार नहीं होगा इंसानों के साथ? है अंबर? बोलो बोलो अर्पित, कोई भी तो बोलो। क्या एक बारी अगर ये इंसानों को अपने जीवन को देखने का रास्ता मिल गया, तो अर्पित दोबारा पाप और समाज के अंदर बुरी चीजें होना शुरू नहीं होगी क्या? बुरे जो बुरे एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो दोबारा ऐसे इंसान के रूप में नहीं आएंगे क्या फिर से? है ना? अगर ऐसा होता अर्पित, तो महाभारत के युद्ध के बाद पूरी दुनिया पीसफुल रहती नहीं? अगर हम उसको रियल में मान लें तो भगवान जिस युद्ध को लड़के गए हैं शाइनी, तो उसके बाद तो सब कुछ पीसफुल रहना चाहिए था ना। लेकिन जब ये पापों का घड़ा भरता है ना, तो क्या भगवान फिर से जन्म लेंगे क्या? बताओ, भगवान फिर से जन्म लेंगे? लेंगे।
अब एंशियंट के बाद जाकर मेडिवल इंडिया में भगवान जन्म लेते हैं, और इसी को कहते हैं अंबर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अब समझ, आज अंबर नई अंडरस्टैंडिंग मिली है आपको। और एक बात और बता दूं शाइनी, मॉडर्न इंडिया में ना मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स कोई हुई नहीं है, मतलब वो हुई थी लेकिन वो ज्ञानी लोगों की थी, जैसे राजा राम मोहन रॉय वगैरह, ये सब जो लोग थे वो तो एक दिशा दिखाने के लिए थी, और वो तो नेशनल मूवमेंट की एक कंडीशन थी, है ना। बड़े सालों से फिर से एक रिफॉर्म मूवमेंट टली हुई है, पेंडिंग है, इसकी वजह से इंसान इतना सफर कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज प्रूफ के साथ बोल सकता हूं कि जब जब ये रिफॉर्म मूवमेंट्स आती हैं, एक प्रकार से अर्पित, अगर मैं इसको रिफॉर्म मूवमेंट बोल दूं, बुद्धिज्म, जैनिज्म को, भक्ति सूफी को, तो कोई गलत टर्म यूज कर रहा हूं मैं, बताओ। ये रिफॉर्म मूवमेंट्स ही तो है ना, सोसाइटी को रिफॉर्म कर रही है, इंसानों को रिफॉर्म कर रही है, मुझे अपने आप को देखने का एक आईना दिखा रहा है जब कोई, तो एक रिफॉर्म ही तो है ना। रिफॉर्म ही हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, और समाज किससे बना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, तो सारी सोसाइटी पीसफुल बनेगी। ये रिफॉर्म पेंडिंग है, इसलिए आज के टाइम में इंसान इतना परेशान चल रहा है, क्योंकि हर धर्म के अंदर जाहिलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी को नाम दिया जाता है जिसको कुरान कहता है जिहाद, महाभारत गीता कहती है कि प्रलय आएगी, क्रिश्चियनिटी कहता है होली वॉर। और ये जो जिहाद, प्रलय, अंदर महाभारत चलना, या फिर जो होली वॉर जिसको हम कह रहे हैं, ये पता है क्या है? ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि दुनिया फट जाएगी, तबाह हो जाएगी, इतने टाइम तक ही अर्थ रह गया है। इंसान का सेल्फ स्ट्रगल जो वो खुद से लड़ता रहता है। एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं रह गया आज के टाइम में, गिनती चुनती गिने चुने हो तो हो, लेकिन फिर भी सेल्फ स्ट्रगल इंसान आज के टाइम में अपने आप से कर रहा है बहुत ज़्यादा। किसी का डिसीजन फिक्स नहीं रह गया है। आप कुछ और सोचोगे, कल को कुछ और डिसाइड, फिर कुछ और, बिन पहनने के लोटे, ऐसा इंसान प्रवृत्ति का रह गया है। तो जब ये रूलर्स वगैरह इतने ज़्यादा वॉर्स वगैरह जब ये लड़ते थे, उस टाइम पर इन महापुरुषों ने रूलर्स को ऐसा ऐसा रास्ता दिखाया कि रूलर्स तक जब इनके आते, ये क्या कहते हैं, जब ये लोग रूलर्स के आते थे तो रूलर्स अपनी गद्दी से उठकर खड़े हो जाते थे। देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, बात करते हैं आगे। जो ये लेडी आपको बगल में दिख रही है, जो उनका नाम दिख रहा है, इनको कृपया करके मत भूलना, स्टेट पीएससी वगैरह के लिए नंबर आप तो बिल्कुल ही मत भूलना, शाहजहां बेगम। ठीक है, मैं आप सबको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से एक बात कनेक्ट करते हुए बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना, आप सभी लोगों के लिए एक नई चीज है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को प्लीज। देखो है क्या, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह साइन करवाकर पूरे के पूरे हिंदुस्तान को यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बनाया था, वो सपना जब अधूरा था, उससे पहले हमारे देश में रियासतें हुआ करती थी, राइट, प्रिंसली स्टेट्स। एग्री करते हो सब लोग? और लगभग 565 रियासतें थीं, इसको भी एग्री करते होगे। उन्हीं रियासतों में से एक यूनिक रियासत के बारे में मैं आज आपको खुलासा करना चाहता हूं। हर एक प्रिंसली स्टेट में जनरली रूल करने वाला किंग या प्रिंस ही होगा ना, मानते हो इस चीज को 99.99% केसेस के अंदर। लेकिन इन सारी रियासतों में से दोस्तों एक जगह ऐसी भी थी, हिंदुस्तान के दिल, मध्य प्रदेश कहे जाने वाले रीजन के अंदर, एक छोटा सा जो शुरू में टाउन रहा, बाद में जाके सिटी बना, लेकिन उसने गरीबी बहुत कम देखी, शुरू से ही अमीरों वाली जिंदगी बिताई है जिस रियासत ने, उसका नाम था भोपाल। क्या नाम था उसका? भोपाल। मैं क्यों बता रहा हूं भोपाल के बारे में, इसमें ऐसा क्या यूनिक था? यहां पर रूल करने के लिए जो एक परंपरा मानी जाती थी, जिसमें आप ये कह सकते हो कि कुछ कुछ इन लोगों का ना क्या कहते हैं उसको, एक अंधविश्वास था भी था लोगों का। यहां पर रियासतों को चलाने के लिए सुल्तान, किंग या प्रिंस नहीं होगा, यहां होगी बेगम। यहां बेगमों की हुकूमत चलती थी। इस जो आपको बगल में पिक्चर में दिख रही है, इस बेगम की बहन भी हुआ करती थी, और ये सारी की सारी लेडीज मिलकर यहां पर चलाती थी।
भोपाल के बारे में थोड़ी सी अगर मैं और कहानी आपको बता दूं, भोपाल के नवाब ना काफी अमीर नवाब थे, बहुत अमीर नवाब थे। और उन्हीं में से एक नवाबों का खानदान था, मैं अलग हट के एक बात कर रहा हूं, पटौदी खानदान। कौन है आज के टाइम में इनके वंशज? सैफ अली खान। सैफ अली खान का क्योंकि पूरा नाम क्या है, सैफ अली खान पटौदी। इनकी जो दादियां वगैरह थी ये भोपाल की बेगम थी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपको ये शाहजहां बेगम दिख रही है ये पटौदी खानदान से थी, बट मैं आपको बस भोपाल की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता रहा हूं। और सैफ अली खान के खानदान को अगर आप देखोगे ना, आप यूट्यूब पे जाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉप 20 एंड टॉप 50 रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ इंडिया जो है उनमें सैफ अली खान का जिक्र आता है। तो उसको चाहे अच्छा एक्टर कोई माने चाहे ना माने, लेकिन बात वो है कि वो दम रखता है कि सभी बहुत सारे एक्टर्स को खरीदने की। खैर छोड़ो, बस मुझे भोपाल के बारे में एक चीज़ बतानी थी तो मैंने सैफ अली खान का इसलिए आपसे जिक्र करा। हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से भोपाल के बारे में। देखो हुआ क्या, अगर हम भोपाल के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं हम मध्य प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं अभी बात करने के लिए? और क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस चैप्टर के अनुसार हम लोग सांची स्तूपा की भी झलक देख सकते हैं अगर हम मध्य प्रदेश और भोपाल के आसपास बैठे हुए हैं तो? बताओ, है ना? अब देखो, एक जो रूलर होता है अंबर, एक रूलर ठकुराइन, जरूरी नहीं है कि उसको पता हो कि जो बहुत प्राचीन सामान है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? अगर ऐसा हो तो हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत जो रूल कर रही थी शाइनी, तो हड़प्पा की ईंटों का उनको कुछ भी अंदाजा था क्या कि वो कितनी प्रीशियस है? उन्होंने तो रेलवे ट्रैक बिछा डाला था पूरा का पूरा, है ना? था ना ऐसा? बताओ अर्पित। अब क्या होता है अंबर, इस बेगम की मूर्खता को देखना, और वो मूर्खता करने से बस इसको किसी ने रोक लिया था, वरना क्या हो जाता ये देखते हैं हम। आगे बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर हिस्ट्री ऑप्शनल की भी कोई बुक उठा लेना तब भी नहीं मिलेगी ये कहानी। 19th सेंचुरी में सांची का जिक्र होता है किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पर इंडिया में थी। डू यू ऑल एग्री? है ना? तो जिक्र होता है, उनको पता लगता है सांची के बारे में। अब सांची के बारे में पता लग रहा है तो किसके रेफरेंस से पता लग रहा है? कि यहां पर प्राचीन भारत के इतिहास में एक रूलर था अशोक, या फिर और भी रूलर्स थे, लेकिन सांची का जहां जिक्र हो रहा है तो कौन सी स्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा है यहां पर? रेफरेंस के लिए इसको मान लो कि मैंने ऊपर ये स्तूप बनाया हुआ है, सांची स्तूप। क्या बात हो गई थी, ऐसा क्या मुद्दा हो गया था जो हम इसको पढ़ने बैठे हुए? समझते हैं इस चीज को। कहानी है, बस एक कहानी की तरह समझना, और असली कहानी ऐसा नहीं है कि स्टोरी मेकिंग है कोई। सबसे वंडरफुल एंशंट मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग्स थी, अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बिल्डिंग पाई जाती है क्या, तो भोपाल का जो राज्य था, अब आप कहोगे राज्य तो मध्य प्रदेश था, यहां पर 19th सेंचुरी की दोस्तों बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक रियासत थी भोपाल, इसलिए इसको स्टेट ऑफ भोपाल बोला गया, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करा है, ठीक है? सांची जो हम बोलते हैं ना, सांची स्तूप, वो जगह जहां पर ये सांची स्तूप है ना, उसका पूरा नाम है सांची कनखेरा। क्या नाम है? सांची कनखेरा। एमपीपीएससी का एग्जाम जब हम लोग देने जाएंगे तो हम यहां पर जाएंगे और ड्रोन से हम एक छोटी सी फिल्म शूट करेंगे यहां पर, ठीक है? यहां ये एक छोटा सा गांव है सांची कनखेरा। यहां पर अगर आपको उतरना होता है ना, तो आपको ऐसा कोई फिक्स रेलवे स्टेशन नहीं है, थोड़े से मील दूरी पर आपको ट्रेन रुकवानी पड़ती है, और वहां से आपको जो जैसे फील्ड नहीं होती अर्पित की, ये जो खेत या फिर बीहड़ कह लो जिसको, ऐसे होते होते हमें खुद जाना पड़ता है वहां पर, पत्थरों पत्थरों से होते हुए, मतलब छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं उनसे बगल से होते हुए, झाड़ियों वगैरह से पास होते हुए हमें खुद जाना पड़ता है। यहाँ पर प्रॉपर कोई स्टेशन नहीं है। ये एक छोटा सा गांव है। यहां पर अंडर द ब्रो ऑफ द हिल का मतलब ये है कि जब आप मध्य प्रदेश जाओगे ना, जैसे हम लोग एमपीपीएससी एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पर ना ऐसे, अर्पित आपको तो जानते ही होगे, यूपी एमपी में कुछ कुछ जगह पे ना टीले बने होते हैं ऐसे मिट्टी के, है ना?
हल्के से, जैसे कई लोग, हम लोग छोटे थे तो और पे बोलते थे ये पहाड़ है यहाँ पर, है ना, जबकि पहाड़ नहीं होते। सेंट्रल इंडिया में कोई पहाड़ है ही नहीं, पहली बात है ना। ये छोटे छोटे हिल, मतलब वो टीले की बात कर रहा है। ब्रो ऑफ अ हिल का मतलब होता है टीला, ठीक है। ये भोपाल का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है उससे लगभग 20 माइल दूरी पर है सांची कनखेरा गांव, जहां पर सांची स्तूप है, ठीक है। यहां पर स्टोन स्कल्पचर्स को इंस्पेक्ट करा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने। कुछ स्टैचूज उनको देखने को मिले बुद्धा के, और एक एंशियंट गेटवे देखने को मिला, एक दरवाजा। उनको लगा, जैसा कि मैंने ऊपर डायग्राम इसलिए बनाया, उनको लगा ये सामने जो हमें दिख रहा है ये एक दरवाजा है। अच्छा भाई ठीक है। इन्होंने देखा, चलो भाई, यहां तक ये काफी देर तक इंस्पेक्ट करते रहे कि यहाँ दरवाजा है, अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं। जब ये अंदर गए तो अंदर तो ये गोल सी जगह होती है स्तूप, तो इनको पता लगा भाई एक दरवाजा तो यार यहां पर भी है, एक दरवाजा यहां पर भी है, एक दरवाजा यहां पर भी है, एक दरवाजा यहां पर भी है। और इन्होंने जब उस दरवाजे को देखा, इन्होंने कहा वाह यार क्या बना हुआ है यार ये दरवाजा। अभी मैं आपको ओरिजिनल फोटो दिखाऊंगा उसकी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन ये ना बड़े टाइम से, बहुत टाइम से प्राचीन भारत में बना हुआ था। ये प्राचीन भारत के जो रूलर थे उन्होंने बनवाया था। अब मेडिवल हिस्ट्री गुजर गई, मुसलमान लोगों का रूल आया, फिर ब्रिटिशर्स आए, इतना कुछ हुआ। तो ब्रिटिशर्स को जब ये सांची गए, सांची का स्तूप देखा इन्होंने, तो उनको एक बात समझ में आ गई कि ये ना टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा हुआ है, इस पे कोई ध्यान तो दे नहीं रहा। उन्होंने दरवाजे को हाथ लगाया, धड़ाम करके वो गिर पड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मतलब ये वाली बात हुई थी सच में, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। उन्होंने एक दरवाजे को हाथ लगाया, धड़ाम करके वो गिर पड़ा, जोर की पटक के जमीन पे गिर पड़ा वो। अब इन्होंने देखा कि यार ये तो पूरा बिखरा हुआ है, और जिसकी कदर हिंदुस्तानियों को नहीं है लेकिन हमारी आंखों में इस नकाशी की बिल्कुल कदर है, जो कि पैनल्स बने हुए हैं, स्कल्पचर्स बने हुए हैं, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बनाए ही क्यों गए थे, ऐसा था ही क्या इनमें कि जो बनाए गए हों। तो एक यूरोपियन जेंटलमैन की आंखों को यह चीज अट्रैक्ट कर गई। अब उस टाइम पर मेजर एलेक्जेंडर कनिंघम ये कहां काम करते थे, बताओ किसके वो थे, डायरेक्टर थे, चलिए बताओ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ना उसी गांव में, सांची कनखेरा में, बगल में पड़ोस में कहीं काफी दिन तक ये रुके। और इन्होंने ये जो अवशेष थे उसके आसपास जो मिट्टी थी, पत्थर थे, जो दरवाजा गिर गया था इनके ऑफिसर से हाथ लगाते ही, उसको केयरफुली तरीके से डिपिक्ट करा। इन्होंने फिर एक चित्रकार बुलवाया अच्छा सा, जो कि मॉन्यूमेंटल ड्राइंग्स कर सके। और उस टाइम पर आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स हैं, हर चीज वो परफेक्शन के साथ करते हैं, तो इन्होंने उस जगह की ड्राइंग बनवाई। उसके बाद उस जो भी इंस्क्रिप्शन जो सांची स्तूप पे उनके दरवाजों पे जो भी लिखे गए थे पाली प्राकृत के अंदर, उसको डिसाइफर करवाया, जो जो उसको पढ़ना जानते थे, ठीक है। और फिर उन्होंने ये देखा कि इस पूरे के पूरा ये जो डोम जो बना हुआ है, ये इसको पूरे तरीके से इंस्पेक्ट करा जाए कि इसके नीचे क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये घूमने की ये बालकनी क्यों बनी हुई है जिसको प्रदक्षिण पथ कहते हैं। ये तो टर्म बाद में यूज हुई, ये तो इनको बाद में पता लगा, लेकिन हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करी गई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज दे देता हूं गिफ्ट, ठीक है। वो ये है, आप में से जितने लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो एमपी जी के पूरी पढ़ने के बाद भी ना किसी बुक के अंदर आपको ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग है। क्या? ताज उल इकबाल तारिक भोपाल, इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ भोपाल, ठीक है। शाहजहां बेगम जो नवाब थी भोपाल की, उनके खानदान के बारे में किताब है। अब ये क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो एमपीपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। ताज उल इकबाल तारिक भोपाल को किसने ट्रांसलेट करा था, तो उसका नाम है एच.डी. बारस्टो। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये ताज उल इकबाल तारिक भोपाल किसके बारे में? भोपाल की हिस्ट्री के बारे में। हम तारिक वर्ड से तो हर कोई देख लेगा इसको, लेकिन ये किसके बारे में है? शाहजहां बेगम के बारे में। क्योंकि ऐसा आ सकता है ताज उल इकबाल तारिक भोपाल हिस्ट्री ऑफ भोपाल इज रिलेटेड टू अशोक, या आपको वो मध्य प्रदेश के कुछ कुछ रूलर्स के नाम देते हैं, नहीं, शाहजहां बेगम। और ये बेगम जो पूरे का पूरा जो चलाती थी भोपाल को, उनकी परंपरा, उनके खानदान की, उनकी खानदानी परंपरा के बारे में है ये बुक, ठीक है। अंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, डोंट वरी। अब 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन द सांची
इन द सांची स्तूप। अब क्या हुआ उस टाइम पर, आपको पता है ना, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में नहीं थी ठाकुरायन, है ना, और भी थी ना, फ्रेंच भी थी ना यहाँ पर। अब क्या हुआ, एक फ्रेंच जर्नल ने, एक कोई भी बंदा होगा, हमें उससे क्या लेना देना, उसने शाहजहां बेगम से परमिशन मांग ली। क्या, मैडम साहिबा आपकी हुकूमत कायम रहे, मैं सांची स्तूप के ईस्टर्न गेटवे को उठाकर ले जाऊं, मैं इसे म्यूजियम में रखना चाहता हूं फ्रांस के। अब ये वाली बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लगी। उसने कहा माई अवे तेरी माँ की, हम पहले यहाँ पर आए थे, हमने देखा था, तुम यहाँ से कहाँ से चले आ रहे हो। तो इनके बीच में वहीं पर एक तू मैं शुरू हो गई, भयंकर लेवल पे, बहुत भयंकर लेवल पे वॉर हो सकता था भोपाल में, इतना बड़ा, फ्रेंच फोर्सेस और ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस के बीच में। शाइनी मुझे क्या बताओ, पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम बुक में इस इवेंट का जिक्र भी है कहीं पर भी दूर तक? नहीं ना। ये देखो, ये इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत यूनिक है अपने आप में, ये वाली बुक जो है, ये वाला चैप्टर जो है। कभी आप में से किसी ने कभी सुना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भोपाल में भिड़े हो कभी सांची स्तूप को लेकर? कभी भी सुना आज तक, बचपन से लेकर अभी तक? इतनी हिस्ट्री जानते हो? नहीं। अब भाई साहब, अगर ये युद्ध की स्थिति बन सकती थी ठाकुरायन, तो, और वो भी एक ईस्टर्न गेटवे को लेकर, भाई दरवाजे को लेकर युद्ध कर रहे हैं सीरियसली, तो भाई इस दरवाजे के अंदर कुछ तो बात रही होगी ना अंबर। अब क्या है, दोनों के दोनों फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे वो सेटिस्फाई थे इस चीज से। क्या हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इनके बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई होती ना, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने साथ म्यूजियम में ले जाती फ्रांस में। वो तो अच्छा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करा, तो इन दोनों ने क्या चीज़ ये करी, वो समझौता करा, देखो भाई साहब, ना ये यूके जाएगा ना ये फ्रांस जाएगा, हम इसकी एक प्लास्टर कास्ट कॉपी बनाकर, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है ना, मॉडल्स बनाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना, हम ये जो है इसकी कॉपी बनाकर ले जाएंगे अपने अपने म्यूजियम, ओरिजिनल वाले की हम दोनों मरम्मत करवाकर इसको ओरिजिनल जो सांची स्तूप है वहां पर खड़ा कर देते हैं। ये वही गेटवे था जो कि नीचे पड़ा हुआ था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर ने जब टच कर दिया था, धड़ाम करके नीचे गिरा था। अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में, ठीक है। तो इस पैराग्राफ की कंक्लूजन क्या निकली, आपने क्या सीखा? क्या वो गेटवे जो ओरिजिनल वाला था वो किसी कंट्री का है, या फिर उधर ही अब मरम्मत करवा कर उसको दोबारा खड़ा करवा दिया गया? रहा, ठीक है। अब देखो, सांची स्तूप, ये है इसके गेटवे, नकाशी देखो जरा इसकी, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, ये देख लो, देख रहे हो भाई? प्राचीन भारत का नमूना है, प्राचीन भारत का। मैं इसके छोटे छोटे एस्पेक्ट आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ना चैप्टर के अंदर, जो कि आपको कहीं सुनने को मिलेंगे ही नहीं। आपको पता है, इसको ना कोई भी लोग फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि भैया ये जो कॉयल कॉयल पैटर्न है ना, ये कल को क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ। और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा भाई ये क्या पूछ रहा है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये कॉयल पैटर्न क्या होता है। कॉयल पैटर्न इन द गेटवेज ऑफ सांची स्तूप सिंबलाइज व्हाट? आई रिपीट, coil pattern in the gateway of Sanchi Stoop symbolize what? Anyone? Anyone? शाइनी क्या है इसका आंसर? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। अभी हम पढ़ेंगे ये सब क्या है धर्म चक्र परिवर्तन। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं आपको यूनिक एस्पेक्ट, बहुत मैंने इस पर बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत मेहनत कर रखी है मैंने बुद्धिज्म टॉपिक पे। राइट हैंड का खेल है ये मेरे, मैं आपको जितना इन्फॉर्मेशन मैं जानता हूँ आपको पूरी पूरी बताऊंगा। ये हो गया गेटवे, ठीक है। हाँ, अब मैं ना आपको ये भी दिखा देता हूँ, ईस्टर्न गेटवे ऑफ सांची स्तूप। वैसे तो 4 गेटवेज होते हैं स्तूप के अंदर, मैं आपको सांची स्तूप का एक बारी ना वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ईस्टर्न गेटवे दिखाने से पहले सांची स्तूप एरियल व्यू, एरियल व्यू, ये ड्रोन से फोटो ली गई है। हम भी बनाएंगे ऐसी थी शॉर्ट सी फिल्म, पूरा का पूरा
जानेंगे छतरी वगैरह और ये प्रदक्षिण पथ वगैरह क्या है ये। लेकिन गेटवे देखो आप सबसे पहले, 1 2 3 4। देखो अब मेरी बात ध्यान से देखना, अंबर लोग यहां से एंट्री कर रहे हैं सामने, राइट शाइनी, यहीं से जा रहे हैं ना लोग ये। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के लिए नॉर्दर्न गेटवे ये है, सदर्न गेटवे ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, कह सकते हैं ऐसा? सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर आप लोगों की दिशा से देखो, अगर आप अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखो इस चीज को जरा, इस इमेज को, लोग सामने से, अगर आप यहां सामने खड़े होते, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्टर्न गेटवे ये है, वेस्टर्न ये है। बताओ समझ में आया ये लॉजिक? मैंने जहां माउस रख रखा है इस गेटवे के साथ क्या हुआ था, ये टच करने पर गिर गया था। आप कहोगे सारे गेटवे सेम से ही तो हैं, इसमें क्या लेना देना, आप ईस्टर्न गेटवे को क्यों दिखा रहे हो और इतना ज्यादा इससे क्या लेना देना में? हर गेटवे के ऊपर अलग नकाशी है, हर गेटवे के ऊपर अलग नकाशी है। जैसे यहां आपको हाथी भी मिलेंगे, यहां हम पढ़ेंगे भी, एक हैंगिंग वेमेन भी है, ये रही, ये रही, अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं पूरी डिटेल में दिखाऊंगा इसके बारे में। हाथी हैं जो कि कुछ स्तूप को वो कर रहे हैं। और आपको पता है ना, जो माया देवी थी जो कि इनकी सिद्धार्थ की मदर मानी जाती है, उनको सपना भी आया था कि हाथी एक जल छिड़क रहा है उनके ऊपर जब वो प्रेग्नेंट थी, ऐसा माना जाता है ना? ये सारी बातें हम करेंगे। तो ये है ईस्टर्न गेटवे, यही वाला गेटवे गिर गया था, इसी की पूरी मरम्मत करवा के फ्रेंच फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस ने इसको ठीक करवाया। और इसकी कुछ एक अच्छी सी फोटो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां देख लो, बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट है इसके अंदर, मैं सारे बताऊंगा आपको। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये बोधि ट्री है, ये जहां मेरा माउस रखा है ये बोधि ट्री है, ये स्तूप है। बोधि ट्री खाली है, बुद्धा बैठे नहीं है, क्यों? मेडिटेशन करते हुए इंसान अपने आप को भूल जाता है, तो इसलिए बुद्धा को यहां बनाया नहीं गया कि जब वो उन्होंने बोधि ट्री के नीचे मेडिटेशन करी थी, जिस इंसान ने अपने आप को जान लिया है ना, तो दुनिया को वो दिख ही नहीं सकता वैसा जैसे वो ओरिजिनल है, क्योंकि दुनिया को उसको अच्छे से देखने के लिए वो नजरें है ही नहीं दुनिया के पास। फिर वो जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को श्री कृष्ण ने अर्पित अपना एक अलग अवतार दिखाया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं ओरिजिनल अवतार दिखाऊंगा ना तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारी आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी मुझे, है ना? यही है, यही महान इवेंट्स बनाए गए हैं यहां पर छोटे छोटे। फिर से देखो ऊपर एक ट्री बनाया गया, ये फिर से एक ट्री बनाया गया, ये फिर लोग पूजा कर रहे हैं इस पेड़ की। ठीक है। उसके बाद जो रूलर्स थे भोपाल के, जैसे शाहजहां बेगम, और उनके बाद जो उनकी सक्सेसर बनी सुल्तान जहान बेगम, इन्होंने एंशिएंट साइट की प्रिजर्वेशन के लिए मनी भी प्रोवाइड करा। इनको रियलाइज हो गया थोड़े टाइम बाद जाके, शुरू में तो उन्होंने परमिशन दे दी थी, हाँ ले जाओ गेटवे वगैरह, कुछ लेना देना नहीं हमें, है ना? कल्चर से हो सकता है इतना प्यार नहीं करते होंगे, या पता भी नहीं होगा खुद के मध्य प्रदेश के पास भाई कितना ज़्यादा एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई है कि सोचो ज़रा, अगर अर्पित ये परमिशन दे देती उस टाइम पर कि तुम ले जाओ, तो आज सांची स्तूप में एक गेटवे नहीं होता, जैसे कोई नूर चला गया वैसे हमारा, है ना? उस टाइम पर जॉन मार्शल कौन थे? ये भी कौन बने थे आगे चलकर? ESI के क्या बने थे शाइनी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद में डायरेक्टर जनरल बने थे, है ना? इन्होंने कुछ कुछ अपने ना इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स को कंपाइल करा, रिसर्च वर्क करते थे, लिखवाया, कंपाइलेशन करी सांची के बारे में, और इन्होंने अपने वॉल्यूम्स ने डेडिकेट करे टू सुल्तान जहान। सुल्तान जहान कौन थी? सक्सेसर बेगम थी। इससे पहले वाली बेगम कौन? शाहजहां बेगम। ऊपर फोटो हम किसकी देख रहे थे? शाहजहां बेगम की। अब नेक्स्ट सक्सेसर कौन है? सुल्तान जहान बेगम। ये क्वेश्चन बन सकता है, माइंड यू सब लोग, ये क्वेश्चन बन सकता है MPPSC के अंदर, कंफ्यूज करके दो ऑप्शन आ जाएंगे। अंबर ये वाला क्वेश्चन वैसे आप भी याद रखना कि जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर लिखे हुए इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड वॉल्यूम्स को किसको डेडिकेट करा? सुल्तान जहान बेगम को या शाहजहां बेगम को?
जिहान बेगम को। और मेरे ख्याल से मैंने इसको बहुत पहले देखा था गूगल इमेजेस पे, बहुत मोटी सी है आई थिंक ये। सुल्तान जिहान बेगम काफ़ी, हाँ यही है। हाँ वही तो देख रहे हो, एक वो नहीं होती जो कूड़ा बीनने वाली होती हैं जो, थोपड़ा देखना जरा इसका। उसका गेटवे को, हाँ। इसको देख के फील होता है अंबर नहीं कि इंसान जो भी इस लाइफ में एंजॉय करता है वो पुराने जन्मों का सब कुछ लेना देना होता है ना। वरना एक सवाल तो ये उठता है ना कि हम में क्या कमी है भाई कि हम सुल्तान नहीं बन सकते। कोई बात नहीं अंबर, मैं इस साल इस जन्म अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ। घंटा। शी फंडेड द म्यूजियम डेट वॉज बिल्ड देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस, जहाँ पर जॉन मार्शल रह सके और अपनी वॉल्यूम्स लिख सके। देख रहे हो कितना चालाक है शाइनी, जॉन मार्शल ने क्यों डेडिकेट करे इसको। गांव था ना, रुकने की जगह तो थी नहीं। और उस जमाने में तो और भी हालत बेकार होगी। आज भी यहाँ पे जब हम जाएंगे ना, जैसे जो ट्रेन रुकती है वहां पर, तो कोई व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मतलब सांची स्तूप के अंदर एंटर करके वो जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर सरकार ने अब देख रेख करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने गूगल से आपको इमेज दिखाई, वहां कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगी लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये बीहड़ों में बना हुआ है ना सब कुछ, दूर दूर जाकर। अब आप सोचो कि वहां डोमिनोज मिल जाए और ये पिज्जा हट मिल जाए और ये सब, ऐसा नहीं होता ना। वॉशरूम भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम, से ही खर्चा उठा सके। अब सांची स्तूपा का जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरा सरवाइव कर जो कर सका करा ये हुआ ऐसा। तो बेसिकली वो ऐसा था कि जो वाइस डिसीजन लिए ना सुल्तान जहान बेगम ने और शाहजहां बेगम ने, इनकी वजह से हुआ, ठीक है। और ये अच्छी बात है शाइनी, देखो टॉन्ट कैसे कस रहे हैं ये राइटर, कि सांची स्तूपा का लक अच्छा था कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स या बिल्डर्स के ऊपर इसकी नजर नहीं गई। ये किससे कंपैरिजन कर रहा है इसका, हड़प्पा से। देख रहे हो कि इसकी इसकी किस्मत अच्छी थी। टैगलाइन देख रहे हो लाइन ये, कि वहां पर तो रेलवे ट्रैक बिछा दिया था 150 किलोमीटर का, बेचारा ये बच गया कि इसके गेटवे से पता नहीं तोड़ तोड़ के पता नहीं क्या बिछा देते यहाँ पर अंग्रेज, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स जो सांची स्तूपा जो डिस्कवर हुआ, इसने हमारी बुद्धिज्म को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दी, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाद में आज़ादी के बाद इसको प्रॉपर तरीके से रेनोवेट करवाया अपनी अपने तरीके से, क्योंकि अब तो आप देखोगे ना वहाँ पर तो गार्डन वगैरह ठीक बन गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। मैं दिखाता हूँ आपको सांची स्तूप, गार्डन गार्डन वगैरह प्रॉपर बन गया। अब ये देखो अच्छा गार्डन बन गया है, आराम से यहाँ पर आप जा सकते हो। ये देखो अब अच्छा है ये थोड़ा सा। और यही जो मैं आपको वो दिखा रहा था ना, जो एरियल व्यू कह रहा हूँ मैं आपको, आप ये देखो। ये देखो जब आप वहाँ से आओगे ना तो ट्रेन कुछ उधर से गुजरती है, ये इधर से जो पीछे जहाँ मेरा माउस जा रहा है इधर से, तो आपको ये भीड़ों से होते 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 आना पड़ता है। ये यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स आपको अच्छा दिख रहा है, यहाँ पूरा का पूरा जंगल और पथरीला पथरीले इलाके और वो सब है। ये देखो ये पूरा ये जो छोटे छोटे हिल्स और वगैरह मध्य प्रदेश में बने बने रहते हैं ना, जैसे वो मैंने आपको दिखाया था अपनी फोटोज, 64 योगिनी टेम्पल, तो वो पूरा बीहड़ों से होकर जाना पड़ता है। बीहड़ समझते हो ना आप लोग क्या होता है, कि जब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जैसे चढ़ाई और ये पथरीले इलाके घास फूस वाले इलाके ऐसे हों। और पहले ये ऐसा डिस्ट्रक्टिव मोड में पड़ा हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इसको स्टडी करवाया था ये सब ऐसा, तब तो और भी हालत ख़राब थी। आपके घर में कोई हो, जैसे मेरे पापा बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही था ये पूरा का पूरा, कुछ भी कहीं पर भी पड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है, जानवर वगैरह यहाँ पर घूमते रहते थे। अब मैनेजमेंट रहता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की नज़रों में जो चीज़ आ जाती है तो उसका वो ख्याल रखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो मैं आपको बात बता रहा था, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल बाय ट्रेन, आप एक स्तूप देखोगे कॉम्प्लेक्स ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल, कि हिल के ऊपर जैसे उसका क्राउनिंग हो रखी हो। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे ट्रेन के गार्ड, जो गार्ड होता है ट्रेन में, वो स्टॉप कर देगा ट्रेन चेन को खींचकर,
एक छोटा सा स्टेशन है, वैसे कोई स्टेशन है नहीं, एक जगह है बस, वो सांची का बोर्ड लग रखा है, 2 मिनट के लिए उधर ट्रेन रुक जाएगी, आप वहाँ से उतरो, ठीक है, और आप वहाँ से जा सकते हो। वही वाली बात है, मतलब यही वाला काम हमें भी करवाना पड़ेगा अगर हम जाना चाहते हैं। इस जगह पर जाकर ऐसा दिखेगा, कुल बेसिकली पुरानी इमेज है वैसे तो, ये ऐसा दिखेगा जहाँ से हम चढ़कर जाएंगे ना, तो वो ऐसा इलाका है, देखो ये पत्थर पत्थर पड़े होंगे इधर, और ये वो करके हम पहले चलकर आएंगे यहाँ से, फिर ये चढ़कर इधर जाएंगे, फिर उसके बाद जाकर वो मरम्मत वाला गार्डन वार्डन ऊपर ऊपर की साइड दिखेगा वो सब हमें। तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बनाया गया यहाँ पर, इसकी स्टोन रेलिंग्स का मतलब क्या है, ठीक है, क्यों ब्रिटिशर्स इससे इतना फैसिनेटेड थे, ये सारी बातें हम जानेंगे विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।